एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार चल रहा था। स्कूल में ही बारिश हो रही थी और बारिश की धीमी-धीमी बूंदें उस माहौल को खुशनुमा बनाए हुए थी। इतने में एक कार दनदनाते हुए उस सरकारी विद्यालय के प्रांगण में आकर रुकती है और सायरन बजते हुए पुलिस की 2 गाड़ियाँ उस गाड़ी के पास आकर रुकती हैं। इतने में उस सरकारी गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और वो उतरकर सीधा प्रिंसिपल के रूम में चला जाता है। आस-पास का स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और सभी बच्चे देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है जो इतनी तेज बारिश में पुलिस की इस गाड़ी के साथ इस तेजी के साथ प्रिंसिपल के रूम में आकर रुका है। इसके बाद जब प्रिंसिपल के रूम में वो व्यक्ति आकर बैठता है, तो प्रिंसिपल से सीधा एक व्यक्ति के बारे में पूछता है और उनका नाम था शीतल सर। और इन्हीं शीतल सर के बारे में ये आईएएस ऑफिसर जांच करने आए थे, उनके बारे में पता करने आए थे क्या कि आखिर वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं और उनसे बातचीत कैसे हो सकती है, उनसे मिलना चाहता हूँ। कुछ ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर कोई इतना बड़ा अधिकारी एक सरकारी विद्यालय में आकर एक रिटायर्ड टीचर के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। इसके बाद जो होता है, इस पूरी सच्ची घटना को जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएँगे। आपका दिल भाव विभोर हो उठेगा और आप भी कहीं न कहीं ये कह उठेंगे कि वास्तव में आज भी इंसानियत, मानवता और सच्चा दिल, सच्चा आस्था, गुरु के प्रति सच्चा प्यार ज़िंदा है। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले हमारा आप सभी से एक वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ऑल पर सेट कर लें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले मिलेंगी। तो चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों वो आईएएस ऑफिसर प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि आप उनका एड्रेस निकाल कर मुझे दे दीजिए, मुझे उनसे मिलना है। जब वो ये जानते हैं कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है, तो वो उनसे घर का पता माँगते हैं और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ठीक है सर, मैं आपको उनकी एड्रेस निकाल कर देता हूँ, आप मिल लीजिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर आप उनसे इतने सालों के बाद क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कोई ख़ास बात है? तब वो प्रिंसिपल साहब से बताते हैं कि दरअसल मैं उनका एक एक्स स्टूडेंट हूँ जो इसी स्कूल में पढ़ा करता था और मेरे पास मेरे टीचर शीतल सर का कुछ पैसा बकाया है जो मुझे उन्हें लौटाने हैं। बस इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों इसके बाद होता यूँ है कि प्रिंसिपल साहब उन आईएएस ऑफिसर से इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, पूछने लगते हैं। तब ये प्रिंसिपल साहब आईएएस साहब बताते हैं कि दरअसल शीतल सर हमारे क्लास के टीचर थे और बहुत सालों पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था और जब एक रोज़ शीतल सर हमारे क्लास में आए, तो उन्होंने बच्चों से यूँ ही उत्सुकतावश ये पूछा कि अगर मैं तुम्हें 100-100 रुपए दूँ तो तुम लोग क्या करोगे? किसी बच्चे ने ये कहा कि मैं कुछ खिलौने खरीदूँगा, तो कोई बच्चा कहता है कि मैं खाने की अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खरीदूँगा, कोई चॉकलेट्स खरीदना चाहता था, तो कोई कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता था, किसी को वीडियो गेम खरीदने की इच्छा थी, तो कोई नए कपड़े खरीदना चाहता था। इस तरीके से जब सर ने सभी बच्चों से पूछा और सबके इस तरह के जवाब आए, उसके बाद जब मेरी बारी आई और मुझसे पूछा गया तब मैंने ये कहा कि मैं उन 100 रुपयों से अपनी माँ के लिए एक चश्मा बनवा कर दूँगा, क्योंकि जब वो दूसरों के कपड़े सिलाई करते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता और कई बार सुइयाँ उनके हाथों में भी चुभ जाती हैं। धागा डालने में उन्हें फ़जीहत होती है, वो धागा नहीं डाल पाते हैं। वक़्त के साथ उनकी आँखें अब कमज़ोर हो गई हैं और मैं ये देखकर बहुत दुखी होता हूँ और इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर मुझे ये पैसे मिले तो मैं अपनी माँ के लिए एक नया चश्मा बनवा कर दूँगा। जब टीचर ने ये सुना तो बहुत भाव-विभोर हो जाते हैं, उनका दिल पसीज जाता है। वो उस बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं, ये पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? तुम्हारे पिताजी भी तो तुम्हारी माँ को चश्मा बनवा कर दे सकते हैं और तुम इन 100 रुपयों से अपने खाने के लिए कोई चीज़ ले सकती हो, कोई खिलौना खरीद सकती हो, कोई पुस्तकें खरीद सकते हो। लेकिन उस बेटे ने ये कहा कि सर हमारे पिताजी हमारे बचपन में ही गुज़र चुके थे और अब हमारे घर में मैं और मेरी माँ ही बचे हैं और मेरी माँ जो मुझे इस हालात में भी पढ़ा-लिखा कर के काबिल अफ़सर बनाना चाहती है, एक बड़ा इंसान बनाना चाहती हैं। वो दिन-रात मेहनत करती हैं और कई बार ये मेहनत करते हुए उनके हाथों में सुइयाँ चुभ जाती हैं, कई बार वो परेशान हो जाती हैं, कई बार उन्हें मुसीबत होती है, कई बार वो धागा नहीं डाल पाती हैं। उन्होंने दिन-रात मेहनत करके मेरे लिए
इतनी व्यवस्था की है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकूँ। जब टीचर ने ये सुना, तो वो उसे प्यार से गले लगा लेते हैं और दुखी हो जाते हैं और वो अपने हाथ से उस बच्चे के हाथ में ₹200 निकाल कर देते हैं और ये कहते हैं, "ये लो बेटा, ₹100 तुम अपनी माँ के लिए चश्मा बनवा लेना और ये ₹100 मैं तुम्हें देता हूँ कि अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत हो या तुम कोई चीज़ खाना चाहो, तो उसे खरीद कर खा सकते हो या फिर कोई ज़रूरत की पुस्तकें खरीद सकते हो।" वो छात्र बहुत खुश होता है और इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। बीच-बीच में गाहे-बगाहे टीचर उस बच्चे का ख़्याल पूछा करते थे, उसके घर की ज़रूरतों की पूर्ति गाहे-बगाहे यथासंभव मदद कर दिया करते थे, जिससे वो छात्र बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था और अपने शीतल सर के प्रति बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए उनके प्रति बहुत विश्वास और बहुत निष्ठा रखता था। वक़्त गुज़रता रहता है। दोस्तों, कभी-कभी जब ये छात्र अपने टीचर से ये कहा करता कि टीचर सर, आपने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, मेरी बहुत मदद की है। मैं किस प्रकार से आपका ये कर्ज़ चुका सकता हूँ, कैसे आपके पैसे चुका सकता हूँ? तब वो यही कहा करते थे कि ठीक है, जब तुम बड़े आदमी बनना, कुछ पैसे कमाना तो मेरे ये पैसे लौटा देना और मैं तुम्हारी मदद करके तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें एक अच्छा इंसान बने हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर आईएएस साहब चुप हो जाते हैं और प्रिंसिपल साहब चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद आईएएस साहब ने ये भी कहा कि टीचर सर ने मेरी पढ़ने-लिखने में बहुत मदद की है। फ्री की किताबें, फ्री के स्कूल बैग्स, जूते और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई के खर्च को भी शीतल सर ने बहुत अच्छे से निभाया है। मेरे पिता का फर्ज उन्होंने ही अदा किया है। ऐसा कहकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आईएएस साहब की इन बातों को सुनकर प्रिंसिपल साहब का मन भाव विभोर हो जाता है, वो भी दुखी हो जाते हैं और वो एड्रेस निकाल कर आईएएस साहब को देते हैं। इसके बाद वो आईएएस उस एड्रेस को लेकर सीधा उस पते पर पहुँचते हैं जहाँ पर शीतल सर रहा करते थे। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर वक़्त का खेल, जब वो उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि शीतल सर इस घर को छोड़कर, इस शहर को ही छोड़कर बहुत वक़्त पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। आस-पास के पड़ोसियों, रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों से पूछने पर उन्हें एक नए पते की जानकारी होती है जहाँ पर शीतल सर का नया घर, नया आवास था, जो कि इस शहर से दूसरे शहर में हुआ करता था। इसके बाद आईएएस साहब बिना देर किए हुए अपने ड्राइवर के साथ तुरंत उस दूसरे शहर पहुँचते हैं जहाँ पर शीतल सर रहा करते थे। दोस्तों, जब वो उस नए शहर में नए घर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ दरवाज़ा की डोरबेल खटखटाने के बाद एक लड़का बाहर आता है। वो इस आईएएस साहब को देखकर हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिर क्या हुआ कि इतना बड़ा अधिकारी हमारे दरवाज़े पर आया है, क्या बात हो गई? और वो ये पूछता है कि आप किस काम से यहाँ पर आए हैं, क्या बात है? तब ये आईएएस कहते हैं कि मैं आपके पिताजी शीतल सर से मिलना चाहता हूँ, क्या वो यहीं रहते हैं? तब वो लड़का ये कहता है कि जी हाँ, वो इन्हीं का घर है और वो यहाँ पर नहीं रहते और आपको उनसे क्या काम है? दरअसल वो मेरे पिताजी हैं। तब वो आईएएस साहब ये कहते हैं कि दरअसल मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं। तो तुरंत ये लड़का लालच में आकर ये कहता है कि ठीक है, अगर आपको उनके कुछ पैसे लौटाने हैं तो आप मुझे भी लौटा सकते हैं, मैं उन्हें दे दूँगा और मैं उनका बेटा हूँ। और ऐसा कहकर वो उनसे पैसे की माँग करने लगता है। लेकिन आईएएस साहब ये कहते हैं कि मैंने जो कर्ज़ लिया है, ये कर्ज़ मैं उन्हें ही लौटाऊँगा और उनके हाथों में लौटाना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ, बताओ वो कहाँ रहते हैं? ज़रा उन्हें बाहर बुला दो। लेकिन उनका नालायक बेटा ये कहता है कि दरअसल वो यहाँ पर नहीं रहते और अब मैंने उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। आईएएस साहब का खून खौल उठता है, वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वो उस बेटे से ये पूछते हैं कि तुम मुझे उस वृद्धाश्रम का पता बताओ जहाँ पर शीतल सर रहते हैं, मुझे उनसे तत्काल मिलना है और उनके पैसे उनके हाथों में लौटाने हैं, उनसे मुलाकात करनी है। इसके बाद शीतल सर का बेटा जो कि बहुत ही नालायक और नीच किस्म का था, वो आईएएस साहब को उस वृद्धाश्रम का पता बताता है, जहाँ पर शीतल सर अब रहा करते थे। इसके बाद आईएएस साहब बिना देर किए हुए तुरंत उस स्थान से निकलकर उस वृद्धाश्रम की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ पर शीतल सर रहा करते थे। और जब वो शीतल सर के पास पहुँचते हैं, उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उनका बेड था, तो वो ये देखते हैं कि एक बेड पर एक असहाय-सा, बहुत ही दुबला-पतला-सा एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। एक बार को तो वो ये पहचान भी नहीं पाते कि ये वही शीतल सर हैं जिन्होंने उनकी इतनी मदद की और उन्हें इस काबिल बनाया, पढ़ा-लिखा कर इस लायक बनाया कि वो आज एक इतने बड़े पद पर हैं और इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिला है। वो एक बार को पहचान ही नहीं पाते हैं।
लेकिन फिर वो उनके पास जाते हैं, उनके बेड पर बैठते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आप कैसे हैं? आपका हाल-चाल कैसा है? उनके पैरों को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब अचानक से अपने पास एक बड़े अधिकारी को देखकर वो शीतल सर परेशान हो जाते हैं। वो ये पहचान ही नहीं पाते कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों उनके पास आकर उनके पैर छू रहा है, उनसे उनका हाल-चाल पूछ रहा है। वो तुरंत उस व्यक्ति से ये पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? यहाँ पर किस काम से आए हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब आईएएस साहब ये कहते हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप शीतल सर हैं ना? तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा मैं शीतल हूँ और मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता था। तो उन्होंने ये कहा कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं अनमोल हूँ, आपका एक स्टूडेंट। लेकिन फिर भी वो सर पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन? इसके बाद शीतल सर को अनमोल जो कि आईएएस बन चुके थे, उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने ये एहसास दिलाया, वो बीती बातें बताई और ये कहा कि दरअसल आपने मुझे पढ़ने में बहुत मदद की, मेरी हर स्तर से सहायता की। आप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदने के लिए पैसे दिए थे। उस दौर में मेरा साथ दिया था, उस दौर में मेरी मदद की थी, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया, एक बाप का फ़र्ज़ अदा किया। जब मेरे पिताजी गुज़र चुके थे और मेरा मार्गदर्शन करने वाला, मुझे आर्थिक स्तर पर सहायता करने वाला कोई नहीं था। आज मैं पढ़ लिख कर मेहनत लगन से बड़ा आईएएस अफ़सर बन चुका हूँ और आज आपकी ही आशीर्वाद से मैंने इतने बड़े पद को प्राप्त किया है। मैं यहाँ पर आपके वो पैसे लौटाने आया था और ये कहकर आईएएस ऑफिसर उन शीतल सर के आगे रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब शीतल सर ने ये सुना कि उनका पढ़ाया हुआ एक बच्चा जिसकी उन्होंने ऐसे वक़्त पे मदद की थी जब उसका कोई सहारा नहीं था और वो आज एक बड़ा अधिकारी बन चुका है, अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक बड़े पद पर है, तो वो दुखी हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। जब अनमोल सर ने जो कि आईएएस थे, उन्होंने ये पूछा कि सर आप रो क्यों रहे हैं? तब उन्होंने ये कहा कि मुझे वो बीते दिन याद आ गए जब मैंने तुम्हारी कुछ उस वक़्त में मदद की थी जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था। 100-200 रुपए की मदद देकर मैं उस बात को भूल भी चुका था और तुम आज एक बड़े अधिकारी बनकर आज मुझे उस कर्ज को लौटाने के लिए आए हो। लेकिन एक मेरी सगी औलाद है जिसका मैंने बहुत मदद किया, जिसे मैंने पढ़ाया-लिखाया, इस काबिल बनाया। आज उसका खुद का एक घर है, उसकी खुद की एक अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा, मुझे ज़लील किया, मुझे बेइज़्ज़त करता था और आज जब मैं अशक्त हो गया, लाचार हो गया, तो मुझे इस वृद्धाश्रम में लाकर पटक दिया और मेरी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान बे-औलाद ही रहे। ऐसा कहकर वो दुखी हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं और इधर अनमोल जो कि आईएएस थे, उन्होंने अपने सर को गले लगाया और ये कहा कि सर अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपका ये कर्ज़ अदा नहीं करूँगा और अब आपको यहाँ से कहीं और चलना है, आप यहाँ नहीं रहेंगे। इधर जब सर ये सुनते हैं कि उनका शिष्य, उनका छात्र उन्हें यहाँ से ले जाना चाहता है, तो ये पूछते हैं कि बेटा तुम मुझे यहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हो? आखिर मैं अब यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? तो वो अपने सर को कुछ बताता नहीं है और लेकर सीधा एक घर पर पहुँचता है, एक बंगले पर पहुँचता है, जहाँ पर सरकारी गाड़ी के रुकने के बाद 2 छोटे-छोटे प्यारे बच्चे दौड़ते हुए उस कार के पास आकर रुकते हैं और पापा, पापा चिल्लाते हुए अनमोल के गले लग जाते हैं और इधर जब वो वृद्ध वो शीतल सर बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं, एक भरा पूरा परिवार है, एक छोटी-सी ज़िंदगी है, एक छोटी-सी गृहस्थी है, जहाँ पर एक वृद्ध माताजी हैं, चश्मा लगाए हुए बाहर आती हैं, एक बहू है, जिनकी अनमोल की पत्नी थी, 2 प्यारे छोटे-छोटे बच्चे थे और एक खुशहाल ज़िंदगी थी, जिसे देखकर वो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत मन से उनको आशीर्वाद देने लगते हैं, ये कहते हैं कि आखिर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा परिवार बस गया, तुम्हारी ज़िंदगी बस गई। इसके बाद अनमोल ने ये कहा कि सर ये आज से आपका भी परिवार है और आज से आप हमारे पिता के तुल्य हैं। आप इसी घर में रहेंगे और हमारे परिवार के साथ ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो ये कहकर वो उन्हें गले लगा लेता है। दिन बीतने लगते हैं और वक़्त बदल जाता है। इधर जो शीतल सर का बेटा था, वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, जिस जगह पर काम कर रहा था, वहाँ पर कुछ गबन कर लेता है, कुछ पैसों की हेर-फेर, कुछ धाँधली कर लेता है जिससे वो फँस जाता है। और जब वो फँस जाता है तो उसे सबसे पहले अपने पिता की याद आती है क्योंकि वो ये जान चुका था कि उसके पिता एक आईएएस ऑफ़िसर के साथ रहते हैं और एक आईएएस ऑफ़िसर उन्हें अपना पिता मानता है। ऐसा जानकर वो सीधा उन आईएएस ऑफ़िसर के बंगले के पास आता है, उनसे
उनके चौकीदार के पास आकर रिक्वेस्ट करता है, मिन्नतें करता है और ये कहता है कि यहीं पर मेरे पिताजी रहते हैं और मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। आप मेरे पिताजी को बाहर बुला दीजिए। जब वो ये कहता है तो चौकीदार बंगले के अंदर जाता है और शीतल सर से ये कहता है कि सर बाहर कोई व्यक्ति आया है और वो अपने आप को आपका बेटा बता रहा है और ये कह रहा है कि दरअसल उसे आपसे ही मिलना है और वो आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन शीतल सर ये कह देते हैं कि उससे जाकर बाहर ये कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा जो बेटा था वो मर चुका है और अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जो कि एक आईएएस ऑफिसर है और वो शाम को घर लौटेगा तब उससे मुलाकात हो जाएगी। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और इधर चौकीदार आकर ऐसे ही उस बेटे को ये बात बता देता है। लेकिन एक बार फिर से जब काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद वो बेटा मिन्नतें करता है, रिक्वेस्ट करता है और बार-बार बंगले के बाहर से खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगता है, तब मजबूरी में शीतल सर को बाहर आना पड़ता है और ये कहते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो वो अपने बेटे को बहुत झाड़ लगाते हैं, बहुत ज़लील करते हैं। ये कहते हैं कि तुम वही बेटे हो ना जिससे मैंने पाला-पोसा, बड़ा किया, काबिल अफ़सर बनाया, काबिल अधिकारी बनाया और तुम आज ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो, जहाँ पर तुमने खुद धाँधली की और तुम आज मेरे पास उस समय पर आए हो जब मैंने मेरे बेटे के साथ रह रहा हूँ और तुम तब कहाँ थे जब तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। मुझे ज़लील करते थे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे। मैंने बार-बार तुमसे मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। मैं वृद्ध हूँ, मैं अशक्त हूँ और मुझे वृद्धाश्रम में मत छोड़ो। मेरी बाकी की ज़िंदगी यहीं मेरे घर पर ही मेरे नाती-पोतों के साथ गुज़र जाने दो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे वृद्धाश्रम में ढकेल दिया और कभी भी मेरा हाल-चाल पूछने की ज़हमत नहीं उठाई। आज तुम्हें किस कारण आना पड़ा वो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ और सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है और अब तुम जो ये हो उसका फल तुम खुद भुगतो। ऐसा कहकर शीतल सर वापस उसी बंगले में चले जाते हैं और इधर वो बेटा अपना मुँह लेकर उस बंगले से वापस अपने घर लौट आता है। दोस्तों उसके बाद जब अनमोल शाम को अपने ऑफिस से अपने घर लौटते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि आज कोई व्यक्ति यहाँ पर आया था और वो अपने आप को शीतल सर का पुत्र बता रहा था और उनसे मिलना चाहता था। लेकिन अनमोल सर के पिता शीतल सर ने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया, उसे धिक्कार कर घर से बाहर भगा दिया। जब वो ऐसा सुनते हैं तो वो अपने पिता शीतल सर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं जब आपका बेटा आपके पास आया था, तो आपको उनसे मिल लेना चाहिए था। लेकिन वो ये कहते हैं कि बेटा मैं ये जानता था कि वो एक नीच इंसान है, वो मक्कार है और वो तुमसे मदद लेना चाहता था और मेरे पास इसी नाते, इसी स्वार्थ के कारण आया था। इसलिए मैंने उससे मिलने से साफ मना कर दिया और उसे घर से बाहर भगा दिया। जब आईएएस ऑफिसर ऐसा सुनते हैं, तो वो भी इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई रुचि नहीं लेते और इधर शीतल सर का वो बेटा जो कि गबन के केस में, चोरी के केस में फँस जाता है और उसे जेल हो जाती है, वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाता है और इधर आईएएस ऑफिसर अनमोल, उनके पिता शीतल सर, उनका भरा-पूरा परिवार, उनकी माँ, उनकी बहू और वो 2 प्यारे-प्यारे बच्चे आज उसी बंगले में अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के संबंध में, इस खूबसूरत सी कहानी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पर एक बच्चे ने 100-200 रुपए के कर्ज को कुछ इस खूबसूरत अंदाज में अदा किया कि जिसे जानकर सभी का दिल भाव से भर गया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिए। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।